नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल सबके। उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम चर्चा करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में। भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित जो बातें रहेंगी उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बताएंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे, देशांतरीय विस्तार देखेंगे। भारत की स्थिति के बारे में हम बात करें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, देशांतरीय स्थिति देखेंगे। भारत की विश्व में स्थिति क्या रहेगी, भारत की एशिया में स्थिति क्या रहेगी। उसके बाद में हम भारत का अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है उसका अंतर के संदर्भ में हम बातें करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भारत का जो उत्तरी बिंदु रहेगा, इंदिरा कोल जो रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे कैप कैमोरिन हो, चाहे वो पिग्मेलियन पॉइंट क्या है, पार्सन पॉइंट क्या है, गोहर माता, सरक्रिक क्या है, किविथु, बालांगू। ये जो सारी चीजें रहेंगी इसके ये सब बातें करेंगे हम अपनी आज की इसी क्लास में। और उसके अलावा हम देखें जो भारत का जो पश्चिमी और जो पूर्वी जो बिंदु है, अंतिम जो बिंदु है, उन दोनों के बीच में अगर हम समय के अंतराल की बात करें तो वो समय का अंतराल भी हम देखेंगे। लगभग जो 2 घंटे का समय अंतराल भारत में देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें जो रहेंगी वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्थिति और विस्तार से संबंधित बातें। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, भारत की स्थिति भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो हमारे जो टॉपिक का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है। तो बात करें, हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में हम चीजें जानेंगे। भारत की स्थिति से संबंधित 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति पूछ ले, और देशांतरीय आधार पर भारत की स्थिति पूछ ले, विश्व में भारत की स्थिति पूछ ले, और या पूछ ले फिर एशिया में भारत की स्थिति। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, स्थिति से संबंधित क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। और स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं का। किसका, देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो एक बार हम देखें देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो जैसे हम देखें ये संपूर्ण क्या रहेगी, ये संपूर्ण पृथ्वी रहेगी, या हम बात करें ये क्या रहेगा, संपूर्ण ग्लोब रहेगा। और इस संपूर्ण ग्लोब में हम बात करें तो ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, वृत्ताकार रेखाएं जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, या फिर हम इनको यूं कहें कि भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व वृत्ताकार जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, वो क्या कहलाएंगी, अक्षांशीय रेखाएं। तो ये वाली जो रेखाएं हैं ये क्या रहेंगी, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है। और दूसरी ओर हम देखें जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो ये काल्पनिक रेखाएं आ रही हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये वाली जो रेखाएं आप देख पा रहे होंगे, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये रेखाएं कहलाएंगी देशांतरीय रेखाएं। ये क्या कहलाएंगी, देशांतरीय रेखाएं। क्या कहलाएंगी, देशांतरीय रेखाएं। ठीक है। तो पहले हम बात करें किसकी, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इन अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर कौन सी, ये जो हम देख रहे हैं अक्षांशीय रेखाएं क्या रहेंगी, उत्तर से सॉरी पश्चिम से कहां पर, पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये अक्षांशीय रेखाएं रहेंगी, इन अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग। और ये क्या रहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई कि अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। जो उत्तर का जो भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का जो भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की। और इन देशांतरीय रेखाओं के आधार पर भी भारत को कितने भागों में सॉरी संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। बात करें कौन सी, देशांतरीय रेखाओं की। और ये क्या रहेंगी, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं रहेंगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं रहेंगी,
ये क्या कहलाएंगी? देशांतरीय रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं रहेंगी? तो यहाँ पर हम डालते हैं देशांतरीय रेखाएं एक साइड में। देशांतरीय रेखाएं। और बात करें इन देशांतरीय रेखाओं के आधार पर, हमने क्या बताया? संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और कौन कौन से? तो ये जो पश्चिम का जो हिस्सा रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। और एक क्या रहेगा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो क्या देखा अब तक कि अक्षांशीय आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर का जो भाग रहेगा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और जो दक्षिण का भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा हमने इधर क्या देखा? देशांतरीय रेखाओं के बारे में। और देशांतरीय रेखाओं के आधार पर भी संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पूर्व का जो भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और पश्चिम का जो भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। इतनी बातें हमें समझ में आई। ठीक है। और जो हम बात करें जो अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर, जो मध्य की जो रेखा है, इसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या? भूमध्य रेखा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर का जो संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और इसी तरीके से जो देशांतरीय रेखाओं की जो मध्य की रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाएगा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। ठीक है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है, किससे? अक्षांशों और देशांतरों से संबंधित। दूसरी एक हम बात करें, एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये भूमध्य रेखा और जो कौन सी ग्रीनविच रेखा है, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को आपस में कहां पर काटती हैं? तो एक बात हमें ये याद रखनी है, ये एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो इनका जो ये मध्य का जो बिंदु रहेगा, ये एक दूसरे को कौन से महासागर में काटेंगी? तो ये रहता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को कौन से महासागर में काटती हैं? तो हमें क्या याद रखना है? अटलांटिक महासागर में याद रखना है। ठीक है। इतनी सी बातें याद रखनी है। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपने भारत के संदर्भ में, अगर बातें करें। ठीक है। उससे पहले 2-3 बातें और देख लें। जैसे अगर बात की जाए अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी रहती है? अगर अक्षांशीय रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी रहेगी? 179। कितनी रहेगी? 179। और अगर पूछ लिया जाए अक्षांशीय बिंदुओं के बारे में, पूछ लिया जाए बिंदुओं के बारे में, और तो ये बिंदु कितने रहेंगे? 181 रहेंगे। ठीक है। ये कैसे रहेगा? जैसे हम ये ऊपर का जो देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव का जो अंतिम बिंदु है, ठीक है, और इसी तरीके से जो दक्षिणी ध्रुव का जो अंतिम बिंदु रहेगा, ये ओनली क्या है? बिंदु स्वरूप में रहेंगे, ना कि किसी रेखा का निर्माण करेंगे। कोई भी रेखा होने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं का होना क्या रहेगा? जरूरी रहेगा। ठीक है। तो ये जो क्या रहेंगे, अंतिम जो पॉइंट रहेंगे वो बिंदु स्वरूप में रहेंगे। तो बिंदुओं की संख्या क्या है? एक्स्ट्रा हो जाती है। कितनी? 2 एक्स्ट्रा। तो बिंदुओं की संख्या कितनी याद रखनी है? 181। और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179। और देशांतरीय रेखाओं की अगर संख्या इधर पूछ ली जाए तो ये देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी रहेगी? 360। ठीक है। इतनी बातें हमें याद रखनी है अक्षांशों और देशांतरों के संदर्भ में। और अब हम बात करें भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 तरीके से, या यूं कहें कि 4 क्वेश्चन बनते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति, आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, भारत की स्थिति। तो अभी हमने बताया, एक तो स्थिति के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भारत की एक स्थिति पूछी जाती है। कैसे? अक्षांशीय आधार पर। एक क्या रहेगा? अक्षांशीय आधार पर। अक्षांशीय अक्षांशीय आधार पर अगर पूछी जाए। दूसरी जो स्थिति पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाती है? देशांतरीय आधार पर। दूसरी क्या पूछी जाती है? देशांतरीय आधार पर। देशांतरीय आधार पर। और तीसरी जो स्थिति पूछी जाती है उसको क्या कहेंगे? या तो पूछ लिया जाए अक्षांशीय या देशांतरीय आधार पर। अक्षांशीय
अक्षांशीय देशांतरीय, अक्षांशीय देशांतरीय दोनों आधार पर पूछ लिया जाए, या बात की जाए भारत की स्थिति पूछ ली जाए किसमें, विश्व में भारत की स्थिति पूछ ली जाए किसमें, विश्व में भारत की स्थिति पूछ ली जाए, या भारत की स्थिति पूछ ली जाए ग्लोब पर, या भारत की स्थिति पूछ ली जाए ग्लोब पर, एक कंडीशन ये रहेगी। और जो हमारी लास्ट कंडीशन रहती है, भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो वो कैसे पूछी जाएगी, एशिया के संदर्भ में, कैसे, एशिया के संदर्भ में, या एशिया में भारत की स्थिति पूछ ली जाए, एशिया में भारत की स्थिति। तो कुल मिला के हमें क्या बात करनी है, इन चार स्थितियों के बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया, अक्षांशीय आधार पर अगर स्थिति की बात करें तो हमने क्या बताया, अक्षांशीय रेखाएं क्या रहेंगी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगी। और बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो मध्य की जो रेखा है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के ऊपर का जो, यानी कि उत्तर का जो हमने भाग बताया वो क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध, वो हमने क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध, क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति तो वो कहां पर रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में, तो वो भारत की स्थिति कहां पर रहेगी, ये आप यहाँ पर देखेंगे कुछ, तो ये क्या रहेगा, भारत रहेगा, ये बिंदु, इसको हम भारत माने। तो अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति कहां पर रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हुई। उसके बाद में हमने दूसरी बात की थी किसके बारे में, देशांतरीय आधार पर। तो अक्षांशीय आधार पर एक हमने बताया उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का बताया था ये क्या था, दक्षिणी गोलार्ध, क्या था, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद में दूसरी हम बात करें देशांतरीय आधार पर। देशांतरीय आधार पर हमने क्या बताया था कि देशांतर रेखा क्या रहेगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतरीय रेखाएं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतरीय रेखाएं। और बात करें इन देशांतरीय रेखाओं के बारे में तो ये क्या रहेगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या रहेगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पश्चिम का भाग क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, इसके पश्चिम का जो भाग रहेगा ये क्या रहेगा, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और इसके जो पूर्व का जो भाग रहेगा ये क्या रहेगा, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या रहेगा, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो बात करें भारत की किसके आधार पर, देशांतरीय आधार पर। और देशांतरीय आधार पर अगर हम देखें तो भारत कहां पर रहेगा, कहां पर है भारत की स्थिति, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या रहेगी, भारत की स्थिति रहेगी। ठीक है, ये क्या रहेगी, भारत की स्थिति रहेगी कहां पर, पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतरीय आधार पर अगर स्थिति पूछी जाए तो क्या रहेगी, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमने क्या देखा, अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर बात की जाए तो कहां पर रहेगी भारत की स्थिति। तो अभी हमने क्या देखा, ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये क्या रहेगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर का जो भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। दूसरी हम बात करें देशांतरीय रेखा, और ये क्या रहेगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या रहेगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको क्या कहेंगे, ग्रीनविच रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभाजित कर दिया जाता है, 4 गोलार्धों में। कौन कौन से, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला गोलार्ध ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, और ये क्या हो जाएगा, चौथा गोलार्ध। ठीक है, और जैसा कि हम क्या देखते आ रहे हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है, अक्षांशीय आधार पर कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति की बात करें तो कहाँ पर है, ये हो जाएगी। और हम देशांतरीय आधार पर बात करें तो कौन से, पूर्वी देशांतर में। तो ये कौन सा अक्षांश हो जाएगा, ये हम बात करें तो जैसे उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर भारत कहाँ पर रहेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर रहेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, दूसरी अगर पूछ ली जाए, बात पूछ ली जाए, अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार हो गया। दूसरा अगर बात की जाए विश्व के बारे में, तो विश्व को भी हमने क्या किया है, संपूर्ण विश्व को क्या किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। और वो 4 भाग कौन से रहेंगे,
इन्हीं अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर 4 गोलार्धों में डिवाइड किया है, तो उसके लिए भी क्या रहेगी, स्थिति सेम रहेगी। क्या रहेगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तीसरा अगर बात की जाए ग्लोब पर, अगर स्थिति की बात की जाए, जैसा कि हमने देखा किसके बारे में, ग्लोब के बारे में, और ग्लोब पर बात की जाएगी तो भी स्थिति क्या रहेगी, सेम ही स्थिति रहेगी, और वो क्या रहेगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर, ये जो अगर संपूर्ण ग्लोब को हमने डिवाइड किया 4 हिस्सों में, कौन सा, पहला, ये क्या, दूसरा, और ये कौन सा था, तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, तो जो पृथ्वी, जो भारत की अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो भारत की स्थिति किस में रहेगी, ये वाला जो गोलार्ध रहेगा, इस गोलार्ध में भारत की स्थिति रहेगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो विश्व में भी अगर पूछ लिया जाए तो हमें क्या आंसर देना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चौथा और जो लास्ट हमारा आएगा वो क्या रहेगा, एशिया में अगर स्थिति पूछी जाए तो एशिया में बात करें तो सेम क्या है, अक्षांशीय आधार पर हम एक बार देखेंगे, दूसरा देशांतरीय आधार पर हम देखते हैं। और जब अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर इसको डिवाइड करेंगे तो एशिया में जो भारत की स्थिति बनती है वो कहाँ पर बनेगी, इस गोलार्ध में बनेगी। और ये कौन सा गोलार्ध रहेगा, हम बात करें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो कौन से दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखनी हमें किसे, भारत की स्थिति के संदर्भ में। भारत की स्थिति की अगर हम बातें करें तो 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। ये आप लोगों को समझ में आए, एक बार हम इनको नोट कर लेते हैं। 4 पॉइंट जो हमने देखे वो क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की भारत की स्थिति की, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति हमने देखी कितनी, 4 कंडीशन में। भारत की स्थिति अगर पूछ ली जाए सबसे पहले कहां पर, अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति, अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति, और ये कहां पर रहेगी, हमने क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था, देशांतरीय आधार पर, देशांतरीय आधार पर। और देशांतरीय आधार पर हमने भारत की स्थिति क्या बताई, कौन से गोलार्ध में बताई, पूर्वी गोलार्ध में। क्या बताई, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद हमने अगली जो बात की वो क्या की, अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर, यानी कि दोनों के आधार पर, अक्षांशीय एवं अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर अगर पूछ ली जाए, या पूछ ली जाए विश्व में भारत की स्थिति पूछ ली जाए, विश्व में भारत की स्थिति पूछ ली जाए, या पूछ ली जाए ग्लोब पर भारत की स्थिति, क्या, ग्लोब पर भारत की स्थिति, तो ये क्या रहेगी, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के रूप में पूछ सकता है, या इसको ये भी दे सकता है, दिशा पूछ ली जाए तो दिशा भी क्या रहेगी, उत्तरी पूर्वी दिशा रहेगी। विश्व में भारत की क्या दिशा रहेगी, उत्तर पूर्व में। ग्लोब पर पूछ ली जाए तो भी क्या रहेगी, उत्तर पूर्व में। और गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और जो चौथा और जो लास्ट हमने जो अंतिम पॉइंट देखा वो क्या देखा, एशिया में भारत की स्थिति। हमने क्या देखा, एशिया में, एशिया में भारत की स्थिति। और एशिया में भारत की स्थिति हमने क्या बताई थी, कौन से गोलार्ध में बताई थी, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से में, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। ठीक है, कहां पर बताई, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। तो बात करें तो स्थिति से संबंधित कितने पॉइंट बनते हैं, 4 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लें, और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि जो चीजें हैं वो दिमाग में फिट हो पाए। क्या क्या देखा, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति बताई हमने, उत्तरी गोलार्ध में कहां पर रहेगी, ये अक्ष गोलार्ध में। ठीक है, देशांतरीय आधार पर जो स्थिति रहेगी भारत की वो क्या रहेगी, हमने बताई ये जो स्थिति है देशांतरीय आधार पर, यानी कि कौन से देशांतर, पूर्वी देशांतर में। और अक्षांशों देशांतरों के आधार पर, दोनों के आधार पर अगर हम बात करें तो स्थिति हमने क्या बताई, ये वाली। ठीक है,
यानी कि कुल मिला के यूं कहें कि कौन से गोलार्ध में, कौन से उसमें आएगी, सेकंड जो रहेगा, क्या चतुर्थांश जो रहेगा उसमें आएगी। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पर रहेगी, एशिया में। एशिया में बताई तो क्या रहेगी स्थिति, ये बताई हमने। ठीक है, तो यहाँ तक जो चीजें हैं वो भारत की स्थिति से संबंधित क्लियर होती हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, स्थिति के बाद में भारत के विस्तार की। ठीक है, तो स्थिति के लिए चार जो बिंदु हैं, ये चार बिंदु आप नोट करें और उसके बाद में आप हेडिंग डालें विस्तार के बारे में। तो ये अगर हम देखें संपूर्ण क्या हो जाएगा, ऐसी संपूर्ण विश्व का जो क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा, वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप में हम देखें तो भारत कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा, भारत की स्थिति ये रहेगी। ठीक है, और ये स्थिति हमने क्या बताई थी, ग्लोब पर जब हम इसको देखते हैं गोल करके, तो कहाँ पर बताई थी अभी स्थिति हमने, उत्तरी पूर्वी हिस्से में, ग्लोब के कौन से, उत्तरी पूर्वी हिस्से में। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमने क्या बात की, एशिया में जो स्थिति भारत की बताई थी। तो ये अगर हम बात करें, ये संपूर्ण इतना क्या रहेगा, यहाँ तक का एशिया रहेगा। और एशिया में जो भारत है ये क्या रहेगा, यहाँ पर कौन सी दिशा में, दक्षिण। और कौन से हिस्से में, पश्चिम हिस्से में। तो क्या हो जाएगी स्थिति, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम हिस्से में। ठीक है, तो आप कुल मिला के कहने का मतलब ये है, चार पॉइंटों को नोट करें और चार पॉइंट क्या रहेंगे, स्थिति से संबंधित। और उसके बाद में अगली हेडिंग डालें भारत का विस्तार। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी क्या रहेगी, भारत का विस्तार। क्या रहेगी, भारत का विस्तार। और बात करें भारत के विस्तार की, तो भारत के विस्तार से संबंधित भी हमें क्या याद रखने हैं, 4 + में 4 8 और प्लस में 2, कुल मिला के 10 जो पॉइंट है वो हमें याद रखने होंगे भारत के विस्तार के बारे में। सबसे पहले हमें याद रखना होगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें भारत का देखना होगा। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अगर ये हम बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार की सबसे पहले हम बात करें तो कितने, जो भारत का जो अंतिम बिंदु है, कौन सी मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, इसको कितना अक्षांश दिया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो ये रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दूसरा जो हम भारत का जो उत्तरी जो बिंदु रहेगा, उत्तरी बिंदु जो कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। और इसका जो अक्षांश विस्तार रहेगा ये कितना रहेगा, 8 4 के बाद में 37 डिग्री 6 मिनट। और क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो वो क्या रहेगा, 8 4 से 37 6। कितना रहेगा, 8 4 से 37 6। और क्या, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, किसकी बात की जाए, ओनली मुख्य भूमि की बात की जाए। ठीक है, उसके बाद में मुख्य भूमि के बाद में अक्षांशीय विस्तार में हम बात करें, जो हमारा द्वीप जो समूह है, द्वीपीय भूमियों को अगर हम शामिल किया करें, उसको जलीय भूमि को, तो जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा वो कुछ यहाँ तक, जो आप ये देख रहे हैं कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो ये बिंदु हैं, कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये कुछ कहाँ तक फैले हुए हैं, नीचे तक, यहाँ तक। और यहाँ पर एक बिंदु आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम बिंदु, और ये क्या रहेगा, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। और यहाँ पर अंतिम बिंदु रहेगा। और भारत की बात करें, भारत का अक्षांशीय बिंदु जो अंतिम रहेगा वो क्या रहेगा, 6 4। तो इसको हम क्या नोट करेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी, किसकी, अक्षांशों से संबंधित। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो हमें क्या आंसर देना है, 8 4 से कितना, 37 6। ठीक है, 8 4 से 37 6। और भारत के बारे में संपूर्ण भारत भूमि का अगर विस्तार पूछा जाए, अक्षांशीय विस्तार, तो हमें आंसर क्या देना है, 6 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, अक्षांश के बाद में हम बात करेंगे देशांतरों की। और देशांतरों की अगर हम बात करें तो ये दो बिंदु रहेंगे अंतिम बिंदु भारत के, यानी कि हम बात करें भारत का जो पश्चिमी बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, देशांतरीय विस्तार के आधार पर 68 डिग्री 7 मिनट, और ये क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या याद रखना है, 68 से कहां पर जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो क्या देखा, देशांतरीय विस्तार भारत का 68 से 97 25। ठीक है। और बात की हमने कौन सी, अक्षांशीय बिंदु की, अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार हमने क्या बताया, 84 से 37.6। तो मुख्य भूमि का अगर संपूर्ण भारत का अगर पूछ लिया जाए तो संपूर्ण भारत का कितना रहेगा, ये संपूर्ण भारत का रहेगा 6.4 से। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से। इतनी बातें हमें याद रखनी है किसके बारे में, अक्षांशों और देशांतरों के बारे में। तो हम नोट कर लेते हैं एक हमारा जो नेक्स्ट बिंदु रहेगा। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक पॉइंट बना के आप लिखें। पहला हमारा क्या रहेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार। और भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने क्या बताया, इसमें आप दो चीजें लिखें, मुख्य भूमि का और मुख्य भूमि का हमने क्या बताया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना बताया, 37 डिग्री कहाँ तक, उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। मुख्य भूमि के बाद में हमें क्या लिखा, संपूर्ण भूमि का, या हम इसको क्या कहें, संपूर्ण जो विस्तार रहेगा अक्षांशीय वो कितना रहेगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना रहेगा, 37 डिग्री 6 मिनट क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतनी बात हमने लिखी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, देशांतरीय विस्तार। और भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, और ये भारत का देशांतरीय विस्तार कितना रहेगा, क्या बताया था, 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ से, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। और कहाँ तक जाएगा ये, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो अक्षांशों और देशांतरों से संबंधित ये दो पॉइंट आप नोट करें। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत के जो उत्तरी और जो दक्षिणी जो बिंदु हैं उनके जो नाम रहेंगे वो नामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमने देखी। और ठीक है, उसके बाद में हम देखें जो ये 37 डिग्री 6 मिनट क्या बताया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या अंतिम बिंदु बताया उत्तर का। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या रहेगा, 37 का, तो इसका नाम क्या रहेगा, इंदिरा कोल। इस बिंदु का क्या नाम रहेगा, इंदिरा कोल। और बात करें इस इंदिरा कोल की, ये इंदिरा कोल कहां पर स्थित रहेगा, ये स्थित रहेगा लद्दाख में। कहां पर, लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का उत्तरी बिंदु या अंतिम बिंदु, उत्तर भारत का अंतिम बिंदु क्या रहेगा, इंदिरा कोल। उसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की। भारत की दक्षिणी बिंदु कौन सी, पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। और जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु रहेगा इसका क्या नाम रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। और जो ये कन्याकुमारी है इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, कैप कैमोरिन। क्या नाम रहेगा, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या रहेगा, कन्याकुमारी, या उसका अन्य नाम क्या रहता है, कैप कैमोरिन भी इसको बोलते हैं। और ये बात करें कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन की, ये कहां पर स्थित रहेगा, तमिलनाडु में।
कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, इतनी बात हमने देखी किसकी? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। उसके बाद में हम बात करें द्वीपीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु या जलीय भूमि के बारे में हम बात करें, ये बिंदु रहेगा और इस बिंदु का क्या नाम है? कितने पे स्थित है ये बिंदु? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और इस बिंदु का क्या नाम रहेगा? तो इसको हम नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या नाम देते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो इसका आप नाम नोट करें, इस साइड हम कर लेते हैं सॉरी, यहीं पे जलीय भूमि का अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, बात करें इस इंदिरा पॉइंट की, इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या रहेंगे? इस इंदिरा पॉइंट को हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, या इसको हम क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। क्या? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या हम इसको क्या कहें? पार्सन पॉइंट। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है किसकी? दक्षिणतम बिंदु की। कौन सी? जलीय भूमि का। और ये बात करें कहाँ पर स्थित रहेगा? ये स्थित रहेगा ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार का एक द्वीप पड़ेगा, अंतिम द्वीप, उसको क्या कहेंगे? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे? उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के बारे में हमने बात की। उसके बाद में हम बात करें भारत के जो पूर्वी और जो पश्चिमी अंतिम बिंदु हैं, वो कौन से हो जाएंगे? तो इनको अगर हम देखें तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु रहेगा, ये क्या रहेगा? जो कि 68 पे स्थित है, और इसका नाम क्या रहेगा? गोहर माता। गोहर माता। और ये गोहर माता कहाँ पर पड़ेगा? सर क्रीक, गुजरात में। कहाँ पर? सर क्रीक, गोहर माता, सर क्रीक, और ये कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में। ठीक है, ये रहेगा हमारा क्या? पश्चिमी बिंदु। और उसके बाद में बात करें हम पूर्वी बिंदु की, जो कहां पर स्थित रहेगा? 97 डिग्री 25 मिनट पर। कहां पर? 97 डिग्री 25 मिनट पर। और बात करें इस बिंदु की, इसका क्या नाम रहेगा? इसका नाम रहेगा किबिथु। क्या? किबिथु। और ये किबिथु कहाँ रहेगा? किबिथु रहेगा वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु, वालांगू। और ये कहाँ पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमने क्या देखे? उत्तरी बिंदु क्या रहेगा? इंदिरा कोल, और कहां पर स्थित रहेगा? लद्दाख में। उसके बाद में मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की हमने बात की, कहां पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। और इसका नाम क्या रहेगा? कन्याकुमारी, या हम इसके अन्य नाम की बात करें तो क्या रहेगा? कैमोरिन। और कहां पर स्थित रहेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद में हमने जलीय भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात की, या संपूर्ण भूमि के जलीय बिंदु की। हमने संपूर्ण भूमि के दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नामों की हम बात करें तो क्या रहेंगे? पिग्मेलियन पॉइंट इसको कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है, जो कहां पर स्थित रहता है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम बिंदु कौन सा है? या एक द्वीप है जो सबसे लास्ट में दक्षिणतम जो द्वीप समूह है, द्वीप रहेगा, वो क्या है? ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर कौन सा बिंदु रहेगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कौन सा? भारत का जो पश्चिमतम जो बिंदु है, और पश्चिमतम बिंदु कहां पर रहेगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, और ये क्या रहेगा? गोहर माता, और कहां पर? सर क्रीक, गुजरात में। ठीक है, इतनी बात देखी हमने किसके बारे में? पश्चिमतम बिंदु की। और बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु क्या रहेगा? किबिथु, और ये कहां पर? वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में। और कितने अक्षांश पर स्थित रहेगा? 97 डिग्री 25 मिनट जो अक्षांश है उस पर स्थित रहेगा। ठीक है, इतनी बातें देखी हमने किसके बारे में? भारत की विस्तार के संदर्भ में। तो नेक्स्ट हम इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा। अब भारत के जो उत्तरी और जो पश्चिमी बिंदुओं को नोट करें, तो पहला आप डालें भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, और भारत का उत्तरी बिंदु क्या रहेगा? अंतिम बिंदु, इसको क्या कहेंगे हम? इंदिरा कोल। क्या रहेगा? इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहां पर रहेगा? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। ठीक है,
उसके बाद में बात करें भारत के उत्तरी बिंदु के बाद में भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो इसमें दो पूछे जाएंगे। एक तो क्या पूछा जाएगा, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। और ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या रहेगा, क्या बताया था हमने, कन्याकुमारी में स्थित रहेगा। सॉरी, कन्याकुमारी, क्या रहेगा, कन्याकुमारी। और ये कहां पर रहेगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है। और इस कन्याकुमारी का जो अन्य नाम है, ये अन्य नाम क्या रहेगा, ये भी आप नोट कर लें, क्या रहेगा, केप कैमोरिन, क्या रहेगा, केप कैमोरिन। ठीक है, इसको आप नोट करें। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। तो आप नोट करें भारत का पश्चिमी बिंदु, सॉरी मुख्य भूमि का देखा है, अभी हम बात करें मुख्य भूमि के अलावा जलीय बिंदु को देखें या संपूर्ण भूमि का देखें, संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु नोट करें जलीय भूमि पर, या बात करें संपूर्ण विस्तार के आधार पर बात करें तो ये क्या रहेगा, इसको आप नोट करें। हमने क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट, क्या नाम दिया इसका, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और बात करें इस इंदिरा पॉइंट की, तो इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हमने क्या बताए थे, एक नाम हमने बताया पिग्मेलियन पॉइंट, क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। और एक अन्य नाम हमने क्या बताया था इसी का, पार्सन पॉइंट या पार्सन बिंदु, पार्सन पॉइंट। ठीक है, इतने हमने नोट की किसके, जलीय भूमि या अंतिम बिंदु हो जाएगा। और ये कहां पर रहेगा, ग्रेट निकोबार में। इसको भी आप नोट करें, कहां पर रहेगा, ग्रेट निकोबार में। ठीक है। उसके बाद में हम क्या बता रहे हैं, भारत का पश्चिमी बिंदु। और बात करें इस पश्चिमी बिंदु के बारे में, तो ये पश्चिमी बिंदु हमने क्या बताया था, गोहर माता, क्या रहेगा, गोहर माता। और ये गोहर माता कहाँ रहेगा, सर क्रीक। और ये सर क्रीक कहां पर रहेगा, गुजरात में। ठीक है। उसके बाद में चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा, और वो क्या रहेगा, भारत का पूर्वी बिंदु। और बात करें इस पूर्वी बिंदु की, ये पूर्वी बिंदु हमने क्या बताया, किबिथु, क्या बताया, किबिथु। और ये किबिथु कहाँ रहेगा, वालांगू। और ये वालांगू कहाँ रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चार बातें नोट करें। उसके बाद में एक हमने क्या देखा था, इससे पहले बात करें, इससे पहले हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें। तो जब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के आधार पर, तो देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो हम भारत का जो पूर्वी और जो पश्चिमी देशांतरीय विस्तार है उसमें अंतर की बात की जाए तो ये अंतर कितना पाया जाता है, इसमें आप नोट करें अंतर। और ये कितना अंतर पाया जाता है, लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। 30 डिग्री का, कितना, देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना अंतर रहता है, 30 डिग्री का अंतर रहता है। और इस 30 डिग्री के अंतर के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, जो भारत का पूर्वी बिंदु है और जो भारत का कौन सा, पश्चिमी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं में समय का अंतराल पाया जाता है, कितना, लगभग 2 घंटे का। कितना अंतराल पाया जाता है, लगभग 2 घंटे का। क्योंकि हम देखते हैं कि जो देशांतरीय जो रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। और वो किस प्रकार से, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितने देशांतर चलती है, हमने देशांतरों की बात की, टोटल कितने देशांतर थे, 360 देशांतर, कितने, 360। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन काल की, और वो घूर्णन काल कितने समय में पूरा होता है, लगभग 24 घंटे में। ठीक है, लगभग कितने समय में, 24 घंटे में कंप्लीट होगा। तो चूंकि हम बिंदुओं की बात करें, जो पृथ्वी है, क्या, पृथ्वी,
और ये पृथ्वी क्या है 24 घंटे में कितने देशांतर चलती है? 360 देशांतर। कितने? 360 देशांतर पृथ्वी चलती है। उसके बाद में हम बात करें ये पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमेगी? 1 घंटे में, तो 1 घंटे में हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 360/24 हम करें तो लगभग कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? चूंकि 15 डिग्री चल रही है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देशांतर पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? देशांतर घूमने में समय कितना समय लेती है? 60 मिनट का। कितना? 60 मिनट का पृथ्वी समय लेती है। ठीक है, दूसरी अब हम बात करें 1 डिग्री देशांतर, इसलिए क्या है? पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लेगी? इसलिए पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगी? हम बात करें 60 को 15 से अगर डिवाइड करते हैं, 60 को 15 से डिवाइड करें तो लगभग क्या आया समय निकल के? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। और हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हमने क्या बताया कि देशांतरों का कितना अंतर पाया गया? जो पश्चिमी बिंदु है और पूर्वी बिंदु 30 डिग्री देशांतर का, यानी कि पृथ्वी को 30 डिग्री जो देशांतर है वो 30 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो बात करें पृथ्वी को 30 डिग्री देशांतर घूमने में समय की बात करें तो कितना हो जाएगा? 30 × 4 लगभग कितनी? 120 मिनट। कितनी? 120 मिनट। और क्या हो जाएगा? 120 मिनट को हम क्या कहें? लगभग 2 घंटे। ठीक है, तो जो पृथ्वी के जो अंतराल में, समय का अंतराल में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो वो अंतर किस तरीके से निकलता है? ये चीज आपकी समझ में आई इतनी? भारत के देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर? 30 डिग्री। और इस 30 डिग्री के देशांतरीय अंतर के कारण भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं में कितना अंतर पाया जाएगा? 2 घंटे का। ठीक है, तो यहां तक इन बातों को आप नोट करें। और जो ये 2 घंटे का जो अंतर है कैसे निकल के आया वो भी हमने यहाँ पे देखा। एक बार आप नोट कर लें इस चीज को और उसके बाद में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और बच जाता है और वो पॉइंट क्या रहेगा उसको आप नोट करें कि जब हम बात कर रहे हैं भारत के इन बिंदुओं की, और ठीक है, तो भारत की जो हमने देखी क्या 37/6 से 8/4 की जो हमने देखी, तो इन बीच की यानी कि उत्तर से दक्षिण तम के बीच में भारत की कितनी लंबाई रहेगी? उत्तर से दक्षिण में विस्तार की बात करें तो लंबाई में कितना विस्तार रहेगा? तो ये कितनी आती है? 3214 किलोमीटर। तो ये लंबाई हमें याद रखनी है, कितनी रहेगी? उत्तर से दक्षिण में कितनी? 3214 किलोमीटर। और बात करें जो ये लंबाई है पूर्व से पश्चिम में जो भारत का जो विस्तार है, या जो न्यूनतम जो लंबाई रहेगी ये कितनी रहेगी? इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी? इसको आप नोट करें 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। एक बात आप ये भी नोट कर लें, और ये हमने क्या देखी थी? उत्तर से दक्षिण में लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करें। इसको आप हेडिंग डाल के बात कर सकते हैं इसके बारे में। हेडिंग या एक पॉइंट इसका आप बना लें, और वो पॉइंट क्या रहेगा? लिखें कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, या भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी रहेगी? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई, तो आप एक पॉइंट डाल लें, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी रहेगी? क्या बताई हमने? 3214 किलोमीटर। और दूसरा एक पॉइंट डालें, भारत की पूर्व से
पश्चिम में लंबाई, और ये हमने कितनी बताई, 2933 किलोमीटर। क्या बताई, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये बात करें और इतनी हम बातें कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, हमारा जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है वो कंप्लीट होता है। इसमें दो पॉइंट और बचते हैं जब हम बात कर रहे हैं किसकी, अक्षांशों के बारे में। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अक्षांशों के बारे में। जब हम बात करते हैं तो हमें अक्षांशों और देशांतरों की बात करते हैं तो एक हम देखते हैं 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो कहाँ से गुजरती है, भारत से। और एक हम बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में। तो एक बार हम हेडिंग डाल लें, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और इस अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो इसके बारे में दो तीन बातें हम देख लेते हैं, क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरों की बात कर रहे हैं और ये क्या रहेगी, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमें क्या याद रखना है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, जो ये यहाँ से अगर हम बात करें, जो ये मध्य से गुजरेगी भारत में, कहाँ से, मध्य से। और ये कौन कौन से 8 राज्य होंगे, इनको आप नोट करें। एक हम ट्रिक पढ़ते हैं, क्या, गमछा झार मित्र पे। क्या, एक हम ट्रिक पढ़ते हैं, गमछा झार मित्र पे। तो बात करें ये कौन कौन से भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। पहले तो आप करें, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, गमछा झार मित्र पे कौन कौन से। पहला एक राज्य हो गया गुजरात, एक राज्य हो गया मध्य प्रदेश, एक राज्य हो गया झारखंड, सॉरी 6 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 6 से एक राज्य क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, एक राज्य हो जाएगा झारखंड, एक राज्य हो जाएगा राजस्थान, एक राज्य यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम, एक राज्य हो जाएगा त्रिपुरा, और एक राज्य हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा की लंबाई के बारे में, कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर रहता है। तो हमें क्या याद रखना है, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर रहेगा, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर रहेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक पॉइंट आप नोट कर लें, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर रहेगा, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में एक पॉइंट पूछा जाता है कि कर्क रेखा का न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार। और अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम विस्तार के बारे में, कर्क रेखा का न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो वो कहां पर रहेगा, राजस्थान में। ठीक है, कहां पर रहेगा, राजस्थान में। इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में। और उसके अलावा कर्क रेखा से संबंधित 3 पॉइंट और पूछे जाते हैं, और वो क्या रहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। क्या, एकमात्र कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, तो ये क्या रहेगी, रांची। कौन सी, रांची। और ये रांची कहां पर रहेगी, झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची। एकमात्र राजधानी कर्क रेखा पर स्थित रांची रहेगी। उसके अलावा 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां तो कितनी रहेंगी, 3 राजधानी। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी कितनी रहेंगी, 3। ठीक ठीक। और ये जो हम बात कर रहे हैं राजधानियों की, ये कहाँ किसके बारे में पूछी जाएंगी, जो जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो भी पॉइंट जो डिस्कस होंगे वो इन्हीं 8 राज्यों से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं 8 राज्यों से संबंधित हमें याद रखना है। तो उत्तर में एक हम बात करें, एक राजधानी आती है, कौन सी, जयपुर। क्या, जयपुर। और ये कहाँ की राजधानी रहेगी, राजस्थान की।
जयपुर के बाद में एक आती है राजधानी आइजोल, और ये आइजोल कहाँ की रहेगी? एक राजधानी आती है आइजोल। सॉरी, हमें रेखा के ऊपर नहीं दर्शाना, इसको रेखा से ऊपर उत्तर में दर्शाना है। तो आइजोल कहाँ की राजधानी रहेगी? मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम की। उसके बाद में एक राजधानी आती है अगरतला, और ये अगरतला कहाँ की राजधानी रहेगी? त्रिपुरा की। कहाँ की राजधानी रहेगी? त्रिपुरा की राजधानी रहेगी। क्या? अगरतला। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? एक पॉइंट, हम अगर 3 पॉइंट बनाए तो आप नोट करें। कर्क रेखा के कर्क रेखा के ऊपर स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी रहेगी? रांची। एकमात्र राजधानी कौन सी रहेगी? रांची। ठीक है, और एक नोट करें, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कितनी राजधानी रहेंगी? 3 राजधानी, और इन तीनों के आप नाम नोट करें। एक रहेगी जयपुर, और ये जयपुर कहाँ की रहेगी? राजस्थान की। जयपुर के बाद में आप एक नोट करें, हमने क्या बताया? आइजोल। और जो ये आइजोल रहेगी, ये आइजोल कहाँ की रहेगी? मिजोरम की। और इसके बाद में नोट करें, क्या हो जाएगी? अगरतला। और अगरतला कहाँ से गुजरेगी? कहाँ की राजधानी रहेगी अगरतला? तो ये रहेगी त्रिपुरा की। ठीक है, तो यहां तक हमने बात की किसके बारे में? 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा के बारे में। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा यानी कि कर्क रेखा की हमने बात की। क्या बताया? भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरेगी। उसके बाद में क्या बताया? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई हमने कहाँ बताई? एमपी में। सर्वाधिक लंबाई एमपी में, न्यूनतम लंबाई हमने कहाँ बताई? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की कर्क रेखा के ऊपर स्थित एकमात्र राजधानी क्या रहेगी? रांची। ठीक है, रांची। और उसके बाद में हमने अंतिम पॉइंट बताया कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं कितनी? 3 राजधानियां, और वो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो जयपुर हो जाएगी राजस्थान की राजधानी, एक राजधानी हो जाएगी आइजोल, कहाँ की? मिजोरम की, और एक राजधानी बताई हमने अगरतला, और ये कहाँ की हो जाएगी? त्रिपुरा की राजधानी। तो ये बातें होती है किसके बारे में? 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा के बारे में। और आज का जो हमारा अंतिम पॉइंट बचता है वो क्या बचेगा? हमारा बचता है, हम पढ़ते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। तो एक पॉइंट लास्ट नोट करें आज का, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो हेडिंग डालें आप, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और बात करें 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देंगे इसको? तो इसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या नाम देते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी रहेगी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, बात करें 82.5 डिग्री देशांतर रेखा की, तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। जैसे कि हम इसको देखें मैप में, तो कहाँ से ये गुजरेगी? ये हम बात करें यहाँ पर भारत के मैप की, तो जैसा कि हम देखें, तो ये जो रेखा रहेगी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये लगभग कहाँ से आती है? इस तरीके से भारत से गुजरेगी। ठीक है, और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी? क्या बताया हमने? 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन कौन से आ जाएंगे? तो इनको आप नोट करें। एक जो सबसे पहला यहाँ पर एक राज्य आएगा, ये क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में ये जो दूसरा यहाँ के आसपास का जो राज्य आएगा, ये कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश। क्या रहेगा? एमपी।
यूपी, एमपी, उसके बाद में यहाँ पर से जब ये गुजरती है तो यहाँ पर एक राज्य आता है भारत का, और वो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य रहेगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे साइड में एक राज्य आता है, और वो क्या रहेगा? ओडिशा। क्या? ओडिशा। और ओडिशा के बाद में यहाँ से जब ये लास्ट में गुजरती है, और ये एक राज्य आता है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन सी रेखा की हम बात कर रहे हैं? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा की। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आई कि कहाँ से गुजरेगी? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और इससे पहले हमने एक रेखा देखी थी, कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा लगभग कहाँ से गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, और ये कुछ इस तरीके से रहेगी। क्या नाम दिया हमने इसको? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अंतर देशांतरीय रेखा, और इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतरीय जो रेखा है, इसमें हम 2-3 पॉइंट नोट कर लेते हैं, आप इनको नोट करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, ये क्या रहेगा? भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरेगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, कहाँ से गुजरती है? तो ये मिर्जापुर से गुजरेगी, और ये मिर्जापुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गुजरती है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये पॉइंट आपको स्पेशल मिर्जापुर का यहाँ पे क्यों नोट करवाया गया है? क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ से गुजरती है, तो हमें क्या याद रखना है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। और मिर्जापुर में भी एक जगह पड़ती है, कौन सी? नैनी। तो क्या याद रखना है? नैनी मिर्जापुर से। ठीक है, दूसरा हम इसकी बात करें भारत के 5 राज्यों से। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो हम नोट कर लेते हैं भारत के 5 राज्य कौन से रहेंगे। तो नोट करें, पहला क्या रहेगा? कहाँ से जाएगी? यूपी से। पहला यूपी हो जाएगा, दूसरा एमपी हो जाएगा, तीसरे की हम बात करें क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, और चौथा जो हमारा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद में हम बात करें तो हमने क्या देखा था? ओडिशा। ओडिशा, और ओडिशा के बाद में हमने क्या बात की? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो इतनी सी हमें बात याद रखनी है किसके बारे में? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी समझ में आई। और यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक रहता है भारत का, कौन सा? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, या हम कहेंगे भारत की स्थिति और विस्तार वाला जो टॉपिक है, वो क्या है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ग्लोब की स्थिति के बारे में बात की, और उस पर क्या देखा? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की स्थिति बात की। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति, पूर्वी गोलार्ध में स्थिति, सारी बातें देखी। उसके बाद में भारत का उत्तरी बिंदु हमने देखा, दक्षिणी बिंदु देखा, और पूर्वी पश्चिमी बिंदु देखे, इनकी देशांतरीय स्थिति देखी, अक्षांशीय स्थिति देखी। और उसके बाद में हमने देखा कि इनका जो अंतराल पाया जाता है, कौन सा? देशांतरीय अंतराल, जिसके कारण भारत में क्या है? भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं पर 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलता है। वो कैसे निकलता है, वो चीजें हमने देखी। उसके बाद में हमने भारत की जो मुख्य जो दो रेखाओं के बारे में बात की। 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा, जिसको क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, और कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। उसके बाद कर्क रेखा की हमने बात की थी। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा जो भारत की स्थिति और विस्तार वाला जो टॉपिक है, वो क्या है? कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की और भारत के आकार की। भारत का क्षेत्रफल कितना रहेगा? विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रहेगा? विश्व के क्षेत्रफल में क्या योगदान रहेगा? अन्य देशों की तुलना में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? ठीक है, और दूसरा हम भारत के आकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में और उसमें हम क्या चर्चा करेंगे, भारत के क्षेत्रफल और आकार की। ठीक है, तो आज के लिए इतना।